Hello students, welcome to the session of Social Science. We are studying forest and wildlife resources. हमने अपने प्रीवियस सेशन में फ्लोरा एंड फौना का एक अमेजिंग सा सिस्टम देखा था, जहां पर सभी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड थी और इसी सिस्टम को हमने बायोडायवर्सिटी कहा। ये बायोडायवर्सिटी धीरे धीरे खतरे में आ जाती है और उसके पीछे का कारण है हम यानी इंसान। हम अपने एनवायरनमेंट को लेके बहुत ही ज्यादा केयरलेस हो गए हैं, हम चीजों को फॉर ग्रांटेड लेने लगे हैं, जिसकी वजह से इस सिस्टम का बैलेंस बिगड़ गया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस सिस्टम को वापस लाने के लिए यानी बैलेंस में लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब आप कहेंगे सर ठीक रिसोर्सेज की तरह यहाँ पर भी हमें कंजर्वेटिव मेजर्स अपनाने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। एंड दैट इज व्हाई इन टुडेज सेशन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। तो चलिए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन की, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन है व्हाट वुड हैपन इफ द फॉरेस्ट वैनिश्ड फ्रॉम द अर्थ टुमारो। अब ऐसे में क्या आप सरवाइव कर पाएंगे? हम कहेंगे नहीं, क्योंकि हमने पिछले ही सेशन में देखा है कि कैसे फॉरेस्ट इस पूरे सिस्टम में एक प्राइमरी प्रोड्यूसर का रोल प्ले करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है। अब कहीं ना कहीं सभी स्पीशीज फॉरेस्ट पर डिपेंड करती हैं, फिर चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। ऐसे में अगर फॉरेस्ट ही वैनिश हो जाएंगे तो सभी स्पीशीज एक एक करके वैनिश हो जाएंगी और हम भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम कंजर्वेशन की तरफ थोड़ा अपना रुख करें। तो चलिए हम बात करते हैं आज कंजर्वेशन की। तो सवाल ये आता है कि कंजर्वेशन जरूरी क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, जिसकी वजह से हम उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। तो हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि कंजर्वेशन क्यों ही जरूरी होता है। तो उसके पीछे सबसे पहला रीजन आता है डेवलपमेंट। बहुत बार ऐसा होता है जिस तेजी से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उसी तेजी के साथ कहीं ना कहीं हमारी वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट डिक्लाइन हो रहे हैं और इन्हें बचाने के लिए कंजर्वेटिव मेजर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद सेकंड रीजन कहता है कि जो हमारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको प्रिजर्व करने में भी कंजर्वेशन हमारी हेल्प कर सकता है, क्योंकि जो हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है ना वो इसी डाइवर्सिटी पे टिका हुआ है, जिसमें वाटर, एयर एंड सॉइल आते हैं। इसके बाद जो जेनेटिक डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है प्लांट्स और एनिमल्स की, वो ना केवल इनकी ग्रोथ में हेल्प करती है बल्कि इनकी ब्रीडिंग में भी हेल्प करती है और इस चीज को मेंटेन करने में कंजर्वेशन हमारी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। और इसके बाद आता है चौथा पॉइंट, जो कहता है कि जो एग्रीकल्चर और फिशरीज है वो बहुत ज्यादा हेविली रिलाय करती हैं बायोडाइवर्सिटी पे फॉर इट्स सस्टेनेबिलिटी। तो इसमें भी कंजर्वेशन हमारी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। इसके बाद एक टाइम पीरियड आता है जहाँ 1960 में और 1970 तक लेकर बहुत सारे जो कंजर्वेशनिस्ट हैं वो इस चीज की डिमांड करते हैं कि अगर हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, अपनी डाइवर्सिटी को बचाना है, कुछ ठोस कदम हमें उठाने पड़ेंगे। तो चलिए उन ठोस कदम में से सबसे पहला कदम जो हमारे सामने आता है वो आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम इन इंडिया। अब इसके तहत जो गवर्नमेंट है हमारी कुछ स्टेप्स लेती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और पहला स्टेप आता है हमारे सामने इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब ये एक्ट क्या कहता है? ये एक्ट कहता है कि हमें अपने स्पीशीज को और उनके हैबिटेशन को लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी पड़ेगी, तभी जाके हम इनके सर्वाइवल के बारे में बात कर सकते हैं या इस बैलेंस के बारे में बात कर पाएंगे। इसके बाद हमें एक ऑल इंडिया लेवल पर प्रोटेक्टेड स्पीशीज की एक लिस्ट जारी करनी होगी ताकि हम टारगेटेड अप्रोच अपना पाएं। अब बहुत सारी जो स्पीशीज हैं वो एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन थी और एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाती हैं। अब इन एंडेंजर्ड कैटेगरी को इस लिस्ट के द्वारा ठीक से देखा जा सकता था, समझा जा सकता था और उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सकता था। इसके बाद हमारी जो हंटिंग है और वाइल्ड लाइफ ट्रेड जैसी क्रुएल्टी हमें जो देखने को मिलती है, उन सभी चीजों पे बैन लगाना। बहुत बार देखने को मिलता है कि एनिमल्स को उनके स्किन के लिए, उनके दांतों के लिए या उनकी हड्डियों के लिए बेचा जाता है, पोचिंग की जाती है। इन सभी चीजों पे गवर्नमेंट ने बैन लगाया। इसके बाद गवर्नमेंट यहाँ नहीं रुकती बल्कि और बहुत सारे स्टेप्स लेती है, जिसमें से एक स्टेप आता है प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट सेटअप, जहाँ पर बेसिकली जो स्पीशीज हैं और उनके हैबिटेशन है उस पर काम किया गया, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे 567 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारे सामने आती हैं। इसके अलावा 18 बायोस्फीयर रिजर्व हमारे सामने आते हैं। इसके अलावा 106 नेशनल पार्क हमारे सामने आते हैं। अगर आप यहाँ पर अभी तक घूमने नहीं गए हैं तो जरूर जाइएगा, ताकि आप हमारी डाइवर्सिटी को समझ पाएं और नेचर को करीब से देख पाएं। अब ठीक इसी तरीके से गवर्नमेंट यहाँ नहीं रुकती। गवर्नमेंट इसके बाद कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी अपनाती है जिसके तहत हम टारगेटेड अप्रोच के थ्रू जो
अपना एनवायरनमेंट है और जो स्पीशीज है उनको बचा सकते हैं। तो चलिए एक एक करके उन सभी प्रोजेक्ट्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है प्रोजेक्ट टाइगर। उसके बाद बहुत सारे और प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं जिसमें आते हैं वन थॉर्न राइनोसोरस, कश्मीरी स्टैग, 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल, एशियाटिक लायन, इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बग, ग्रेट इंडियन बस्टर और स्नो लेपर्ड। और आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं में से एक प्रोजेक्ट जो कि है प्रोजेक्ट टाइगर। जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है, ये प्रोजेक्ट पूरा डेडिकेटेड था टाइगर्स के लिए। टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है और वाइल्ड लाइफ स्पीशीज में की रोल प्ले करता है। अब यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट हमारे सामने आता है वो आता है 1973 में। अब ये प्रोजेक्ट लाया गया टाइगर्स को एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि ये प्रोजेक्ट इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब 20th सेंचुरी की शुरुआत होती है तो टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है हमारे सामने आती है वो है 55,000 और धीरे धीरे जब ये प्रोजेक्ट लाने की बात आई तब इनकी पॉपुलेशन गिरकर हो जाती है 1827, जो कि बहुत ही डरावनी फिगर थी। अब इसके पीछे क्या कारण है कि इतनी तेजी से टाइगर्स की पॉपुलेशन ड्रॉप हो रही है? उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला कारण आता है इनका ट्रेड, जिसमें स्किन और बोन्स जो कि ट्रेडिशनल मेडिसिन के तरीके से इस्तेमाल की जाती थी, जिसकी वजह से यहाँ पर पोचिंग और इलीगल ट्रेड आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से बहुत सारे टाइगर्स को मारा गया। इसके अलावा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हम सभी जानते हैं कि हम अपने डेवलपमेंट के नाम पर कभी कभी शहर बढ़ा रहे हैं, कभी खेत बना रहे हैं और इन सब चीजों के लिए हम जंगल साफ कर रहे हैं और यहाँ पर जो ह्यूमन की एंक्रोचमेंट है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से टाइगर्स की जनसंख्या पर इसका एक बुरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद डिक्लाइन इन प्रे, हम सभी ने फूड वेब और फूड चेन के बारे में बचपन में पढ़ा है। यहाँ पर अगर आपकी फूड चेन के अंदर से एक भी स्पीशीज गायब हो जाती है तो पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक इसी तरीके से जो टाइगर के जो प्रे स्पीशीज थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई, जिसका असर टाइगर की पॉपुलेशन पे भी देखने को मिलता है। और अगर हम यहाँ टाइगर की पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया और नेपाल दोनों मिलकर पूरे दुनिया की कम से कम 2/3 पॉपुलेशन ऑफ टाइगर को मेंटेन करती हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर आपको देखने को मिलता है पोचिंग का हॉटस्पॉट। सबसे ज्यादा टाइगर्स की डिमांड आती है और मारा जाता है इस डिमांड के चलते। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमने टाइगर्स को बचाने के लिए क्या किया। तो बहुत सारे रिजर्व्स बनाए गए हैं, एक एक करके उन सभी के नामों को भी देख लेते हैं। सबसे पहले आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है। उसके बाद सुंदरवन नेशनल पार्क, जो आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जो कि आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। इसके बाद सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो राजस्थान में है। मानस टाइगर रिजर्व, जो आपको असम में देखने को मिलता है। और इसके बाद पेरियार टाइगर रिजर्व, जो कि केरला में है। तो ये थे वो टाइगर रिजर्व जो कि आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो गवर्नमेंट यहाँ नहीं रुकती, गवर्नमेंट अपने कंजर्वेशन मेजर्स को और भी ज्यादा एक्सपेंड करती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो शिफ्ट हमें देखने को मिलता है वो है फोकस का, जहां साफ तौर पे बताया गया कि जो हमारी अप्रोच थी वो पहले सिर्फ इंडिविजुअल स्पीशीज पे थी, जैसा कि हमने देखा टाइगर्स और एलिफेंट के मामले में। अब यही फोकस को और ज्यादा बढ़ाया जाता है और वाइडर एरिया कवर किया जाता है। एंड टू कंजर्विंग द एंटायर इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, ये हमारा एम बन जाता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि कैसे बहुत सारी और स्पीशीज को भी प्रोटेक्टेड लिस्ट में डाला गया। तो यहाँ हम देखेंगे वेरियस स्पीशीज जो थी उन सभी को लीगल प्रोटेक्शन ऑफर की जाती है थ्रू अमेंडमेंट इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसके बाद इसमें कौन कौन से अमेंडमेंट आए तो हम देखेंगे 1980 और 1986 के अमेंडमेंट, जहां पर हमने पृथ्वी के सबसे छोटे जीवों को भी प्रोटेक्शन लिस्ट में शामिल किया, जिसमें इंसेक्ट्स आते हैं और अदर स्मॉल क्रीचर्स आते हैं, जैसे कि हंड्रेड्स ऑफ बटरफ्लाई, मोथ, बीटल्स एंड ड्रैगन फ्लाइज। इसके अलावा एक और अमेंडमेंट आता है हमारा 1991 का, जहां पर हम देखते हैं कि किस तरीके से पहली बार जो प्लांट स्पीशीज हैं उसको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। और ऐसे में यहाँ पर 6 प्लांट स्पीशीज हैं जिनको यहाँ पर प्रोटेक्शन लिस्ट में शामिल किया जाता है। अब ये कौन कौन से हैं चलिए देख लेते हैं। तो ये थे गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए कुछ स्टेप्स, पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप और हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कंजर्वेशन जो है वो चैलेंज बना हुआ है। अब अगर हम एंशिएंट टाइम से लेकर मॉडर्न टाइम तक की बात करें तो बहुत सारे कस्टम और ट्रेडिशंस हमारे ऐसे हैं जहां हम फ्लोरा और फौना को पूजते आए हैं किसी न किसी रूप में। फिर भी कंजर्वेशन एक चैलेंज क्यों बना हुआ है, इस पे आप रिसर्च कीजिएगा। अब रिसर्च से याद आया,
चलिए टास्क की तरफ चलते हैं और टास्क में आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं। इन दोनों ही क्वेश्चन पर अच्छे से रिसर्च कीजिएगा, इनके आंसर्स को पॉइंट्स में लिखिएगा और मैं आपसे मिलूंगा इसके नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।